नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। काशी के घाट चाहे गंगा के प्रदूषण से बेरंग हो चले हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की चमक चाहे थोड़ी मध्यम हो चुली हो, लेकिन बनारस की सियासत इन दिनों चटक रंग से लबालब है। हिंदुओं की आस्था का गढ़ माने जाने वाले काशी में आजकल विधानसभा चुनाव का नशा भांग से भी ज्यादा सर चढ़कर बोल रहा है। पीएम मोदी के 3 दिन के प्रवास ने पूरे शहर में एक अजीब सी खुमारी दे दी है। ये देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट, बनारस एक सियासी अखाड़ा। सर्व विद्या की राजधानी बनारस संगीत कला की ही नहीं, ईमानदार और आदर्श राजनीति का भी गढ़ रही है। कबीर, तुलसीदास, रैदास की इस धरती ने देश को राष्ट्रपति से लेकर पीएम, राज्यपाल से लेकर सीएम तक दिए हैं। अस्थि गदौलिया की आड़ियों, गंगा घाटों की ऊर्जा ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने वाले जबरदस्त राजनेता पैदा किए। आइए देखते हैं बनारस की इस नजर से यूपी का हाल। सुबह के वक्त बनारस की सड़कों पर उतनी भीड़ नहीं होती, न शाम के वक्त जैसा शोर होता है और न ही उतना धुआं। सुबह के वक्त बनारस के पुराने घाटों पर उगता सूरज अनोखी छटा दिखाता है। जैसे जैसे घाटों पर भीड़ बढ़ती है, सीढ़ियों पर लोगों का आना जाना तेज होता है। लोग गंगा में डुबकियां लगाना शुरू करते हैं। पंडित आकर घाटों पर विराजते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। उस वक्त के बनारस को देखकर यह नहीं लगता कि वो रास्ता भटक गया है। सच तो यह है कि बनारस कभी भी अपने रास्ते से भटका ही नहीं। सदियां गुजर गईं, युग बीत गए, लाखों लोग आ गए और चले गए, मगर बनारस का सफर यूं ही जारी है। जकरबर्ग आएंगे, एलन मस्क जाएंगे, बनारस यूं ही लोगों के जहन में बसा रहेगा, उनकी यादों को समेटता हुआ आगे बढ़ता रहेगा और राजनीति यूं ही पेचीदा और अस्त व्यस्त रहेगी। बनारस के एक चौक की तस्वीरें, एक हंगामा सा बर्पा होता है। ट्रैफिक किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आता। सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश में होते हैं। बड़ी बड़ी बसें, एसयूवी, कारें, साइकिलें, बाइक, रिक्शा और ठेले एक दूसरे से आगे बढ़ने का मुकाबला करते नजर आते हैं। सब एक साथ हॉर्न बजाते हैं, दाहिने बाएं से होते हुए कैसे भी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यूं लगता है कि जैसे कोई बाधा दौड़ चल रही है, जिसमें सब जीत के लिए जी जान से जुटे हैं। ट्रैफिक के नियमों की धज्जियां उड़ती रहती हैं, किसी को दूसरे की फिक्र नहीं होती। नतीजा ये होता है कि ट्रैफिक ठप हो जाता है, भयंकर जाम में सब फंस जाते हैं। उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर ठीक वैसी ही मालूम होती है जैसा कि बनारस की क्रॉसिंग का हाल होता है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में हैं, एक दूसरे की जगह पर कब्जा जमाने की फिराक में हैं, मगर दूसरे को धकियाकर आगे बढ़ने के चक्कर में सब अपना रास्ता भूलकर राजनीतिक दलदल में धंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ का ये नारा कुछ ऐसा रुख ले कि ये बदलकर यूपी को कुछ और पसंद है हो जाए, मगर यूपी में बीजेपी की ख्वाहिश आसानी से पूरी होती नहीं लगती। पार्टी के तमाम दिग्गज यूपी में डेरा डाले हुए हैं। वो चुनावी रण में भी उतर रहे हैं और फोन पर भी पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है कि यूपी के चुनाव में जीत से पार्टी का परचम और ऊंचा होगा। प्रधानमंत्री मोदी यूपी के कोने कोने में जाकर रैलियां कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में जीती तो क्या करेगी। बनारस समेत कई जगहों पर बीजेपी रेस में आगे दिखती है, मगर ये कहना मुश्किल है कि पूरे पूर्वांचल में पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। 2014 वाली मोदी लहर कुछ वक्त पहले तक नहीं दिख रही थी, लेकिन बनारस के एक रोड शो के बाद माहौल बदलता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की निजी लोकप्रियता बरकरार है, सब खुलकर मोदी के हक में बोलते हैं, मगर बात जब विधानसभा चुनाव की आती है तो लोग संभल जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में संभवतः पहला ऐसा मौका है जब विधानसभा चुनाव में कोई प्रधानमंत्री 3 दिन तक, 4 दिन तक लगातार अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहा हो। और अंदर खाने बीजेपी मानती है कि यूपी में अखिलेश भी काफी लोकप्रिय हैं और बीजेपी की उम्मीद के उलट इस बार वोटों का ध्रुवीकरण उसके हक में नहीं हो रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट अजीत सिंह के समर्थन में हैं और शायद इस समर्थन के बूते अजीत सिंह राजनीतिक बियाबान से बाहर निकल भी आए।
पूर्वांचल में भी गैर यादव पिछड़े वोटर बीजेपी के पक्ष में उस तरह लामबंद नहीं हो रहे जैसी पार्टी को उम्मीद थी। पार्टी को उम्मीद है कि मुस्लिम वोट बीएसपी और समाजवादी पार्टी में बटेंगे, क्योंकि दोनों ही दलों ने कद्दावर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। सवर्णों यानी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और बनिया वोटर्स के बीच भी बीजेपी को लेकर बहुत उत्साह नहीं दिखता। सवर्णों ने 1991 और 2014 के चुनाव में बीजेपी का जमकर समर्थन किया था, मगर 2017 में वो इतना खोलकर बीजेपी के साथ खड़े नहीं दिखते, मगर हवा बदलते देर नहीं लगती। नोटबंदी की वजह से बीजेपी का कोर वोटर यानी बनिया पार्टी से नाराज है। कई इलाकों में कारोबारी बीजेपी के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी को लगता था कि वो इसकी भरपाई गैर यादव पिछड़े वोटरों को जोड़कर कर लेगी। जानकारों का मानना है कि शहरी इलाकों में तो बीजेपी को बढ़त दिख रही है, मगर ग्रामीण इलाकों में पार्टी उतनी ताकतवर नहीं दिख रही। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि ये उम्मीद करना बेईमानी है कि बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। अखिलेश की साफ सुथरी विकासवादी छवि भी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गई है। अखिलेश अचानक ही यूपी में विकास पुरुष के तौर पर उभरे हैं। अब तक प्रधानमंत्री मोदी ही ऐसी छवि की नुमाइंदगी करते थे। फिर पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी नहीं बनाया। समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश है तो बीएसपी के पास मायावती के तौर पर बड़ा चेहरा है। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए यूपी की लड़ाई बेहद मुश्किल साबित हो रही है। अभी तो गफलत का आलम दिख रहा है। कौन जीतेगा इसका पता 11 मार्च को ही चलेगा। अखिलेश यादव की अगुवाई वाली पार्टी में भी कुछ समाजवादी नहीं बचा है। पार्टी ने इस चुनाव में काफी हमलावर रुख दिखाया है और हर तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। अखिलेश यादव दिन रात प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने हर तबके के लिए कुछ न कुछ करने का वादा किया। पार्टी के हर पोस्टर पर अखिलेश छाए हैं। कई जगह उनके पिता मुलायम की तस्वीर भी नजर आती है। लोग कहते हैं कि कन्नौज में, जहां से अखिलेश की पत्नी डिंपल सांसद हैं, वहां मुलायम से किनारा करने का कोई असर नहीं होगा। लेकिन कई लोगों का दावा यह है कि मुलायम की नाराजगी का अखिलेश को खामियाजा उठाना पड़ेगा। ऐसे लोग सवाल करते हैं कि मुलायम और शिवपाल को किनारे लगाकर अखिलेश और किस बात की उम्मीद कर सकते हैं। अभी तक मुलायम और शिवपाल ही समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे। उन्होंने खून पसीने से पार्टी खड़ी की। इसकी रग रग से मुलायम शिवपाल वाकिफ हैं। दोनों को किनारे लगाकर अखिलेश ने अच्छा नहीं किया। तो वहीं अखिलेश के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने पक्ष में एक माहौल बनाया है, हमदर्दी जुटाई है। सूबे के बहुत से लोग अखिलेश के साथ खड़े दिखते हैं। राज्य में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहे कि अखिलेश ने कोई काम नहीं किया। सब कहते हैं कि अखिलेश ने राज्य की बेहतरी के लिए काम किया, यूपी की छवि सुधारने की कोशिश की, दिन रात काम करके यूपी के माथे से बीमारू राज्य का दाग हटाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी का पुराना मुस्लिम यादव फॉर्मूला इस बार चलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मायावती ने भी कई अच्छे मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। मुस्लिम बनाम बाकी की लड़ाई से बीजेपी को ही फायदा होगा। मुसलमान खुश हैं कि अखिलेश यादव उन्हें वोट बैंक की तरह नहीं देखते और न ही उनको लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि अखिलेश अगर अपनी छवि की वजह से चुनाव जीते तो 2019 में वो मोदी को पीएम पद के लिए चुनौती देने का चेहरा भी हो सकते हैं। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के गठजोड़ की तारीफ भी हुई और इसका विरोध भी हुआ। अखिलेश की राजनीति सिर्फ यूपी के लिए है या फिर वो भी पीएम पद की महत्वाकांक्षा पाल रहे हैं? इस सवाल का जवाब देना फिलहाल मुश्किल है। शायद वक्त आगे चलकर इसका जवाब दे। मगर फिलहाल तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी या नहीं। बीएसपी एक राजनीतिक ताकत है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं। हाथी आमतौर पर शांत जानवर है, मगर जब इसे गुस्सा आता है तो ये रास्ते की हर चीज को रौंद डालता है। इस बार के चुनाव में मायावती का हाथी यूपी के चुनावी रण में सबको रौंदने की चेतावनी दे रहा है। हालांकि मायावती के प्रचार में वो धार नहीं दिख रही। वो एक बड़ी राजनीतिक ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर जमीनी स्तर पर उनके हक में हवा नहीं दिखती। आप राज्य के किसी भी कोने में जाएं, बीएसपी एक राजनीतिक ताकत तो है, मगर सबसे बड़ी नहीं। आपको गिने चुने वफादार कार्यकर्ता नीली टोपी पहने गांवों में प्रचार करते दिखते हैं। क्या मायावती का यह हाल नोटबंदी की वजह से हुआ है? मायावती को देखकर यह पता लगाना मुश्किल है कि मोदी सरकार के इस क्रांतिकारी आर्थिक कदम का उन पर क्या असर हुआ। इस बार मायावती ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो ज्यादा हाजिर जवाब नजर आ रही हैं। कई बार मजाकिया लहजे में भी बात करती हैं, विरोधियों पर तंज भी करती हैं, मगर उनकी पार्टी कैसे काम करती है इसकी झलक पाना आज भी बेहद मुश्किल है। बीएसपी एक तानाशाही सरकार की तरह काम करती है, जिसमें सिर्फ नेता को ही हर बात पता होती है। इस बारे में आम कार्यकर्ता छुपकर भी बात नहीं करते, या शायद उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। तो क्या मायावती तानाशाही करने वाली नेता हैं? उनकी पार्टी की चाल ढाल देखकर तो यही लगता है जिस तरह से उनकी पार्टी पर्देदारी में काम करती है।
इस बार मायावती सोशल मीडिया का भी काफी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी कैसे काम करती है ये बात वो आज भी मीडिया से छुपा कर रखती हैं। मायावती ने इस बार करीब 100 मुसलमानों को टिकट दिया। इनमें से कई के जीतने की काफी उम्मीद है। इस बार मायावती मुस्लिम कार्ड खेलकर मुस्लिम समुदाय के वोट पर समाजवादी पार्टी के हक को चुनौती दे रही हैं। उनके कट्टर समर्थक भी ये कहने से गुरेज करते हैं कि बीएसपी के पक्ष में लहर है। शायद मायावती इस चुनाव में किसी को भी चौंकाने में नाकाम रहे, मगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेरने का मादा रखती हैं। यूपी में कई लोगों को लगता है कि अगर बीजेपी बहुमत नहीं हासिल कर सकी तो वो बहन जी से हाथ मिला सकती है, लेकिन इससे बीजेपी का 2019 का मिशन खटाई में पड़ने का डर है। जो लोग बीजेपी और बहन जी के गठजोड़ की बात करते हैं वो इस बात पर भी हामी भरते हैं। इसलिए सिर्फ बहन जी को ही मालूम है कि वो क्या कर रही हैं या क्या करेंगी। आकांक्षा सिंह के साथ अनंत त्यागी, एपीएन। उत्तर प्रदेश की जंग आखिरी दौर में है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब अपने अंतिम दौर में आ चुकी है। आखिरी दौर में मतदान के लिए बस चंद घंटे बाकी हैं। आइए देखते हैं कि कैसे बनारस में फागुन के मौसम में हो रही है चुनावी होली की तैयारी। होली में बस चंद दिन बाकी है। बनारस हर ओर होली के रंग में रंगा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना ध्यान धर्म नगरी बनारस पर लगा दिया है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है। आखिरी दौर के चुनाव में भगवा पार्टी का सब कुछ दांव पर लगा है। आखिरी चरण के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का वाराणसी राजनीतिक दलों का सियासी अखाड़ा बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां रोड शो के जरिए पार्टी की ताकत और लोकप्रियता की नुमाइश की, तो वहीं राहुल गांधी और अखिलेश ने भी जवाबी रोड शो कर पलटवार किया। पूर्वांचल की विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन लखनऊ की कुर्सी का रास्ता है, जिससे बीजेपी बखूबी समझती है। इतना ही नहीं, वाराणसी की 5 विधानसभा सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। यही वजह है कि आखिरी चरण में 7 जिलों में 40 सीटों पर होने वाले मतदान के पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज काशी वासियों के दर्शन करने का जो दृश्य था, ऐसा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा, कभी नहीं अनुभव की। ये दुनिया का अजोड़ नगर है, अजोड़ नगर है। और ये सिर्फ शहर नहीं है, ये जीती जागती संस्कृति की विरासत है। और बनारस सिर्फ बनारस वासियों का नहीं है, हर हिंदुस्तानी बनारस को अपना मानता है। प्रधानमंत्री का रोड शो आखिरी चरण से पहले बीजेपी के लिए भले ही राहत की बात रही हो, लेकिन विपक्षी दलों ने इस रोड शो को चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद आयोग ने कार्रवाई करते हुए वाराणसी के डीएम से रोड शो को मिली मंजूरी के बारे में सवाल पूछते हुए नोटिस जारी कर दिया। पिछले 15 सालों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर बीजेपी इस बार मोदी लहर के भरोसे मैदान में है। रोड शो के बाद वाराणसी की रैली में भीड़ को संबोधित करते हुए मोदी ने दावा किया कि उनकी पार्टी छठे चरण के पहले ही जीत चुकी है और बाकी के एक चरण में बीजेपी को जो सीटें मिलेंगी वो बोनस की तरह होंगी। भाइयों बहनों, 5 चरण का हिसाब लोगों ने लगा लिया है। अब बचने की कोशिश उनके लिए बेकार है। 5 चरण के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को विजय दिला दिया है। 6 और 7 वालों ने बोनस देना है। पूर्वांचल की सीटों पर चुनाव जातीय समीकरण और ध्रुवीकरण से प्रभावित होता है। ऐसे में संतों की नगरी वाराणसी में मोदी का पूरे 3 दिन रहना अपने आप में एक बयान की तरह है। आपको याद दिला दें कि अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव के दौरान तो पीएम नामांकन दाखिल करने के बाद एक बार भी नहीं आए थे। जीत के बाद ही उन्होंने बनारस का शुक्रिया अदा किया था। मुझे बनारस में एक उम्मीदवार के नाते मेरी बात बताने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। उसके बावजूद भी मोदी के मौन को बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मोहर लगाई है,
ये दोनों घटनाएं हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वाराणसी में रोड शो किया था। तब बीजेपी प्रदेश की 80 सीटों में से 71 पर कब्जा करने में सफल रही थी। पार्टी ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव के पहले वही दांव आजमाया है। पहली बार बीजेपी ने चौका घाट के पास न्यू मीडिया केंद्र स्थापित किया है, जहां कम से कम एक केंद्रीय मंत्री नियमित मीडिया कर्मियों को मोदी की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए संबोधित करते हैं। हालांकि पार्टी ने काशी क्षेत्र के गुलाम बाग क्षेत्र के मुख्यालय में वॉर रूम भी तैयार किया है। यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार की योजनाओं की सोशल मीडिया के जरिए जानकारी फैलाने का काम सौंपा जाता है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, कलराज मिश्र, उमा भारती, अनंत कुमार, स्मृति ईरानी, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, महेंद्र नाथ पांडे, संतोष गंगवार, कृष्णा राज और अनुप्रिया पटेल इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी की पूर्वांचल की राजनीति में वाराणसी की सियासी अहमियत का अंदाजा सभी दलों को अच्छे से पता है। मोदी ही नहीं, दूसरे दलों को भी इसकी समझ है और इसी के चलते बीएसपी प्रमुख मायावती ने रोहनिया में रैली की तो अखिलेश और राहुल ने वाराणसी में रोड शो कर मोदी का जवाब दिया। अब खंबा नोचे, काशी ने मन बना लिया है। काशी मोदी जी से कह रही है, भैया आपने जो वायदे किए थे वो वायदे आपने पूरे नहीं किए। अब आप जाइए, दिल्ली जाइए, चुनाव आ रहा है यूपी में, हमने अपना मन बना लिया है। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ जिताने जा रहे हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन ने भी अपना ध्यान वाराणसी पर केंद्रित कर दिया और इसके अभियान के रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनके दल के सदस्य वाराणसी क्षेत्र विशेष रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए सपा कांग्रेस ने दर्द बनारस अभियान चलाया है, जिसमें वो मोदी के झूठे वायदे करने और काम नहीं करने के मुद्दे को उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर की टीम ने 3 वीडियो जारी किए हैं, जो कि 2 मिनट से कम के हैं। इन वीडियो को रथ और वीडियो वैन से पूरे वाराणसी में दिखाया जा रहा है। अब देखना है कि आखिर जीत किसके कदम चूमती है और हार का मुंह कौन देखता है। आकांक्षा सिंह के साथ अमित यादव, एपीएन। तो यूपी चुनाव के आखिरी चरण के चुनावी प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने आज भी जमकर पसीना बहाया। पीएम मोदी ने जिस तरह से 3 दिन में 3 मेगा रोड शो किए, उसका असर 8 मार्च को होने वाले मतदान पर देखने को मिल सकता है। एक तरफ पीएम मोदी लगातार मेगा रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं गठबंधन के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। वाराणसी में लगातार तीसरे दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे दिन वाराणसी में है। यहाँ के रोहनिया में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के जीवन में बदलाव लाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब आजादी के 2022 में 75 साल पूरे हो जाएंगे तो सभी का अपना घर होगा और किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार यूपी को बीएसपी, सपा और कांग्रेस से मुक्ति दिलानी होगी। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने जो राजनीति का कल्चर पैदा किया है, परंपरा पैदा की है, इसलिए उनकी रगों में यही विचार दौड़ता है कि कुछ का साथ, कुछ का विकास। कुछ ही लोगों का साथ लेना, चुनाव जीतने के लिए जो जमेला काम आता है उतना ही संभालना, बाकी लोगों का जो होगा तो होगा, परवाह नहीं करना। यूपी की कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश के पुलिस थाने में जाने का लोगों का मन नहीं करता है। यूपी पुलिस ने पुलिस थानों को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया है। अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसे संकल्पवान लोग हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले लोग हैं। यहां पर विपुल मात्रा में प्राकृतिक संपदा है, उपजाऊ भूमि है, औद्योगिक विकास के लिए संभावना है, टूरिज्म के लिए संभावना है,
कृषि के लिए संभावना है, सेवा क्षेत्र के लिए संभावना है, सब कुछ है भाइयों बहनों। सिर्फ एक कमी है, सही सरकार नहीं है। इसके पहले पड़ाव में पीएम मोदी का काफिला सुबह 10:30 बजे गढ़वा आश्रम पहुंचा। पीएम मोदी यहां आश्रम के गुरु शरणानंद से मिले। पीएम के जाने से सुर्खियों में आए गढ़वा घाट आश्रम की महत्ता को जानने के लिए भी सभी उत्सुक हो गए हैं। गढ़वा घाट भगवान कृष्ण के वंशजों का है। इस पीठ से कई बड़े बड़े राजनेताओं की आस्था जुड़ी हुई है। राहुल गांधी से लेकर राजनाथ सिंह जैसे नेता यहाँ आते रहे हैं। गढ़वा आश्रम के अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है, जिनमें ज्यादातर दलित और पिछड़े समाज से है। खासकर इनमें यादव समाज के लोग ज्यादा हैं। वाराणसी में स्थित गढ़वा घाट आश्रम के बारे में कहा जाता है कि यादव वोट के लिए इनका इशारा ही काफी है। आश्रम के 1 करोड़ से ज्यादा अनुयायी है। कुछ समय पहले राज्यसभा सांसद अमर सिंह भी गढ़वा घाट पहुंचे थे। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहाँ अक्सर आते रहते हैं। आश्रम में पहुंचते ही रुद्राक्ष की मालाओं से पीएम का भव्य और आध्यात्मिक स्वागत किया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने आश्रम में गौ सेवा की। उन्होंने आश्रम में गायों को आटा, गुड़ और हरा चारा खिलाया। इसके बाद पीएम ने आश्रम के संस्थापक गुरुजी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और मौजूदा गुरु शरणानंद से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। हालांकि पीएम की आश्रम में प्रस्तावित रैली नहीं हो सकी। शॉर्ट सर्किट की वजह से वो बिना बोले वहां से चले गए। इससे पहले पीएम मोदी ने आज रामनगर से शास्त्री चौक तक 800 मीटर तक का खुली गाड़ी में सफर किया। इसके बाद उन्होंने शास्त्री चौक पर पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर वे वहां पैदल ही शास्त्री के पैतृक घर गए। लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक घर पहुंचकर पीएम मोदी ने उनकी तमाम तस्वीरें देखी और फिर बैठकर शास्त्री जी के जीवन पर आधारित भजन सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा से उनके पैतृक घर पैदल जा रहे थे, उस समय वहां मौजूद लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की। रामनगर में भजन सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी की रसोई को देखा। इस दौरान उनके चेहरे पर काफी उदासी दिखी। उन्होंने विजिटर बुक में लिखा कि इस धरती को वो सलाम करते हैं जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जैसे आदर्श नेता और प्रधानमंत्री को पैदा किया। यूपी चुनाव में 7वें दौर की 40 सीटों पर 8 मार्च को चुनाव होगा। वाराणसी में 8 सीटें हैं। ये है पिंडरा, अजगरा, शिवपुर, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट, सेवापुरी और रोहिण्या की सीट शामिल है। मोदी दरअसल इस बार कोई मौका नहीं चूकना चाहते और बीजेपी की यूपी में 15 साल बाद सत्ता में वापसी चाहते हैं। अब देखना है जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठाती है या नहीं। श्वेता कुमारी के साथ योगेश सोमकुंवर, APN। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही।